जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में जो अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं। आज जो है हम लोग सेट 4 करेंगे, जेवी सेट करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस के सेट में हम लोग सेट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है सेट 4 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस सेट में सेट 1 2 3 तीनों के तीनों कर चुके हैं। ठीक है, और आज जो है सेट 4 को करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन, ठीक, वही लिखोगे आप लोग उत्तर नंबर 1 का या प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 1 का। ठीक, 1 के का में आपके पास क्वेश्चन में ये है, एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है, मतलब ये Q है। Q बराबर हमारे पास 3.2 कूलाम का ये आवेश है, और धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, Q बराबर NE। क्या लगा देंगे हम लोग? Q बराबर NE। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना कि इन्होंने पूछा है हमसे कि अधिसंख्य, हाँ, अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये इन्होंने कहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी ये कहा है। तो सुनना, यहाँ पर Q की जगह -3.2, N E की जगह 1.6 इंटू 10 की घात -19, इसको नीचे ले आओ। तो N बराबर 3.2 इंटू कुछ नहीं, चलो एक कर लो, इंटू तो लगा दिया हमने, 1.6 इंटू 10 की घात -19, दशमलव दशमलव कैंसिल, 3 दूनी 6, इसे ऊपर ले जाओ। तो N बराबर 2 इंटू 10 की घात +19। ठीक, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन है क्या? तो 2 इंटू 10 की घात जो 19 है ना, जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसी को ही आप लोग सही करना। ठीक, माइनस हालांकि उसमें नहीं है, आपके इसमें माइनस है, तो उसमें आप लोग वही ऑप्शन को सही करना। कौन सा ऑप्शन को? ऑप्शन नंबर 2 को। ठीक, अब देखो आप लोग खा नंबर को करोगे तो लिखोगे उत्तर 1 और खा। एक खा नंबर में है, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें जोड़ते हैं। अच्छा, धारा मापी जिसमें हम लोग धारा को नापेंगे। अच्छा, इन्होंने ये कहा है हम लोग जो है विभवांतर मापन में इसमें क्या जोड़ेंगे? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। ठीक, और इसके बाद निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। सबसे पहली बात तो धारा मापी से विभवांतर का मापन करेंगे, धारा मापी से विभवांतर का मापन करेंगे। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग को रोकना, धारा के मार्ग में बाधा डालना, और धारा का काम है प्रतिरोध के मार्ग में बाधा डालना। तो उच्च प्रतिरोध लेंगे, और किस क्रम में लेंगे? श्रेणी क्रम में लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है? ए। ठीक, तो उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या लिखेंगे हम लोग? उच्च प्रतिरोध, ठीक, श्रेणी क्रम में लेंगे। इसके बाद देखो आप लोग गा नंबर में क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। आपको बता दे, चित्र नहीं बना रहे इसमें, चित्र तो हम कई बार बना के बता भी चुके आप लोगों को। उत्तर 1 का गा। जैसे हमने हमेशा आपसे क्या कहा था, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। ऐसे तीनों एक दूसरे कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, यूं। ठीक, लंबवत होते हैं, और लंबवत का मतलब है कलांतर 90 अंश। फिर तो कलांतर क्या है? 90 अंश है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे पहला, इसमें कलांतर 90 अंश। ठीक, अब देखो गा के बाद घा, तो लिखेंगे उत्तर 1 और घा। एक के घा नंबर में है, एक के घा नंबर में ये है कि किसी प्रिज्म का कोण ए है और न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण जिसको लिखते हैं डेल्टा एम से, वो प्रिज्म कोण ए के बराबर है। ठीक है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, अब अपवर्तनांक n बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले n बराबर एक फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, n बराबर प्रिज्म का अपवर्तन n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m, ठीक, बटे 2, पूरे के बटे में साइन a बटे 2। यहाँ पर n बराबर साइन a
और प्लस डेल्टा एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, ए और ए ये 2a, तो साइन 2a बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, इससे ये कैंसिल, तो n बराबर साइन ए बटे साइन ए बटे 2। देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे साइन ए का, जो कि फार्मूला 2 साइन ए बटे 2 कॉस ए बटे 2, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर n बराबर हम लोग लिखेंगे कि 2 साइन ए बटे 2 कॉस ए बटे 2 बटे यहाँ पर साइन ए बटे 2, इससे ये कैंसिल करेंगे, 2 कॉस ए बटे 2 बचेगा हमारे पास, 2 कॉस ए बटे 2। अब हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन में है, तो 2 कॉस ए बटे 2 थर्ड ऑप्शन में है। किस में है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास ये सही है। अब देखो इसके इंग्या नंबर में है, इसके इंग्या नंबर में तो लिखेंगे उत्तर एक और इंग्या, एक के इंग्या नंबर में है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। अरे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर आई ए। ठीक, तो मात्रक फिर हम लोग क्या लिखेंगे, I का मात्रक क्या है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग, मात्रक जो है ये लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, दो मात्रकों के बीच डैश लगाते हैं, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है कहाँ है, एम्पियर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 में है हमारे पास। ठीक, 4 नंबर को देखो, 4 नंबर तो करते हैं उत्तर 1 और 4। 1 के 4 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में ये है धातु सतह के लिए देहली तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है, 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है ये क्या है, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग लिखेंगे ई के बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब सबसे पहले देखो हमारे पास ये दिया गया है, एक बार 2000 एंगस्ट्रॉम, एक बार 1000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, एक बार 2000 एंगस्ट्रॉम, एक बार 1000 एंगस्ट्रॉम ये दिया गया है। सबसे पहली बात तो हम लोग एक काम करेंगे कि ई के बराबर फार्मूला क्या होता है, ई के बराबर फार्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसी फार्मूले को अगर चेंज करेंगे ना तो ई के बराबर एच सी बटे लेमडा माइनस एच सी बटे लेमडा नॉट। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर इसको याद भी कर लेना, फायदे में रहोगे। ठीक, कि h का मान तो 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34, सी का मान 3 इंटू ठीक 10 की घात 8, लेकिन एच सी का जो मान है ना एग्जैक्ट जो मान है ये 12400, ये याद रखना आप लोग। ठीक, 12400 एच सी का मान, ये भी याद रख लेना। तो 12400 जब भी एंगस्ट्रॉम की बात करें, ये एंगस्ट्रॉम में है, जब एंगस्ट्रॉम में होइए तो उस कंडीशन में हम लोग एक काम करेंगे, ई के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ई के बराबर 12400 बटे लेमडा का मान 2000 दिया गया हमारे पास, फिर 12400 बटे लेमडा का मान 1000 दिया गया हमारे पास। तो ई के बराबर हम लोग 12400 को ले लेंगे कॉमन, तो 1 बटे 2000 माइनस 1 बटे 1000, 1000 भी ले लो कॉमन, तो ई के बराबर 12400 बटे 1000 ले लेंगे कॉमन, तो 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 1, तो ई के बराबर 2 जीरो ये कैंसिल करेंगे, 124 बटे 10 और 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2। ठीक, अब जो है यहाँ पर घटेगा और ई के बराबर 124 बटे 10 इंटू ये माइनस 1 बचेगा, 1 ही लिख रहे हैं बटे 2। ठीक, काटो इसको, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, तो ई के बराबर स्थितिज ऊर्जा होते तो हम लोग लिखते माइनस में, हम प्लस में ही लिख रहे हैं, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है हम लोगों ने,
ठीक है। आप लोग सोचोगे कि इसमें हम लोग H का मान और C का मान गुणा कर लेंगे तो इतना नहीं आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी तो चेंज करोगे इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के बाद ये मान है। तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारे पास। ऑप्शन देखो, हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक। अब देखो हम लोग करेंगे दूसरे का। ठीक, दूसरे का में क्या है तो लिखेंगे उत्तर 2 और का। उत्तर 2 के का में है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला बताओ। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा हटा के डॉट लगाओ। अब यहाँ पर ई का जो मात्रक है ये होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए इतने को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए फिर दूसरे के हम लोग खा नंबर करेंगे। खा नंबर में है सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चक्कर लगाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का जो विद्युत वाहक बल है एकांक आवेश को, मतलब एक कूलम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चक्कर लगाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद गा नंबर में है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो चलो न्यूमेरिकल है तो लिखेंगे उत्तर 2 और गा। 2 और गा में है हमारे पास, 2 के गा में कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है तो L बराबर 6 मिली हेनरी है। मिली को चेंज कर लो, 6 इंटू 10 की घात -3 हेनरी में हमने चेंज कर लिया इसे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इसमें प्रवाहित धारा प्रवाह की दर। धारा प्रवाह की दर जो है वो हमारे पास दर जो है हमारे पास 10 की घात 3 एम्पियर पर सेकेंड है। एम्पियर धारा का मात्रक है, सेकेंड टाइम का मात्रक है। तो हम लोग कहेंगे इसको डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो ये डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मान है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई को ज्ञात करोगे। ई बराबर फार्मूला यहाँ पर बढ़िया लगा दोगे, ई बराबर एल डी आई बटे डी टी। ठीक, वही डेल्टा आई बटे डेल्टा टी या डी आई बटे डी टी एक ही चीज़ है। ठीक है, या कह सकते हो आप लोग एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, ई बराबर एल का मान है 6 इंटू 10 की घात -3, डेल्टा आई 10 की घात 3, इससे प्लस माइनस कैंसिल, ई बराबर 6 वोल्ट। आंसर। ठीक, आंसर। अब देखिए 2 के गा को कर चुके हो, 2 के घा को करो। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कितने कमियां हैं? 2 कमी है। कमी नंबर 1 क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये असफल रहे। ठीक है। और देखो हमें लगता है ये दोनों बता चुके हैं। हाँ, और परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। तो 2 कमी कौन कौन से हैं? एक तो परमाणु की स्थायित्व के बारे में और एक रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में। हाँ, इसके बाद है शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, इसकी चालकता पर टिप्पणी लिखिए। कई बार हमने कहा है अगर शुद्ध अर्धचालक है और इसमें कोई भी मिश्रण मिला दोगे तो इसकी चालकता बढ़ती है, इसे गर्म कर दोगे तब भी इसकी चालकता बढ़ती है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 0 केल्विन ताप पर इसकी चालकता पर टिप्पणी भी लिखी है। 0 केल्विन ताप पर इसकी चालकता भी 0 हो जाती है। चालकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आपको एक चीज बता दे, इनका 0 केल्विन ताप पर, तो जितने भी 0 केल्विन ताप का मतलब अगर तापमान बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन 0 केल्विन ताप मतलब बिल्कुल ताप नहीं है। जब बिल्कुल ताप नहीं है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है अपने नीचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चले जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ऊर्जा वाले स्तर में चले जाएंगे।
जिसमें वो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा कसकर बंधे रहेंगे, एक दूसरे से कसकर बंधे रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे रहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन गतिमान में नहीं आएंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर यहाँ पर चालकता कुछ भी नहीं है, चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक, 0 केल्विन ताप, धारा बिल्कुल नहीं प्रवाहित होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे उस ऊर्जा स्तर में है, आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ गए हैं, कसकर बंध गए हैं, अब ये छूटने वाले हैं नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगी, चालकता शून्य हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चालक है ना, ये जो चालक है, ये चालक या तो विद्युत रोधी, हाँ विद्युत रोधी की तरह यानी अचालक की तरह व्यवहार करता है ये। ठीक, तो 1 नंबर में आंसर दे देना कि ये अचालक की तरह व्यवहार करेगा ये। क्वेश्चन नंबर देखो इसी के 4 नंबर में, एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण 60 अंश झिर्री की चौड़ाई लेमडा के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो दूसरे का चा, तो करेंगे उत्तर 2 और चा। दूसरे के चा में क्या है कि एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ का मतलब है कि हमारे पास इन्होंने द्वितीय निम्निष्ठ और विवर्तन कोण थीटा का मान 60 अंश है, विवर्तन कोण थीटा का मान क्या है हमारे पास 60 है, द्वितीय निम्निष्ठ n का मान है 2 और थीटा का मान है 60। 60 को रेडियन में चेंज करो, पाई बटे 180, 60 तिया 180 तो पाई बटे 3। ठीक, थीटा का मान है पाई बटे 3। और झिर्री की चौड़ाई लेमडा के पदों में ज्ञात कीजिए। झिर्री की चौड़ाई देखो, मतलब विवर्तन प्रारूप हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर थीटा बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, नहीं फ्रेंच की चौड़ाई ई बराबर, हाँ ई बराबर हम लोग लगा देंगे एन लेमडा बटे, नहीं लेमडा के पदों में है ना, लेमडा के पदों में है, तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पर थीटा बराबर लेमडा बटे ई होता ही है, यहाँ पर प्लस माइनस एन और कर देते हैं, जो भी जिन भी हमारे पास निम्निष्ठ है उच्चिष्ट हो उनके लिए। तो थीटा जो है, थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 2 लेमडा बटे ई। ठीक, थीटा और थीटा का मान जो है, अच्छा इन्होंने क्या कहा, फ्रिंज की चौड़ाई मतलब ई ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ई, यहाँ पर थीटा ले आओ, तो ई बराबर 2 लेमडा बटे थीटा, तो ई बराबर 2 लेमडा बटे थीटा का मान हमारे पास क्या है, पाई बटे 3, तो लिखेंगे पाई बटे 3, इसे ऊपर ले जाओ, 3 दूनी 6, तो ई बराबर 6 लेमडा बटे पाई, बस यही रख लो पाई का। अच्छा पाई का लेमडा के पदों में तो पाई का मान रख लो, पाई का मान चाहे 22/7 रख लो, तो 3.14 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर रखना चाहो तो रख लेना, हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। फ्रिंज की चौड़ाई है किसके पदों में, लेमडा के पदों में, तो मात्रक चौड़ाई है, मीटर लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो दूसरे का हम लोग चा भी कर चुके, दूसरे सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का का, क्वेश्चन नंबर 3 का का देखो, तो उत्तर 3 और का। तीसरे के का नंबर में हमारे पास है समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। अच्छा जैसे संधारित्र है कितने वोल्ट से, 20 वोल्ट से, यहाँ मारो 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक, और यहाँ बिंदु P है, इन्हें हम लोग 4 संधारित्र में जोड़ेंगे, संधारित्र 1, इसके बाद संधारित्र 2, इसके बाद संधारित्र 3, इसके बाद संधारित्र 4, फिर 4 संधारित्र में जोड़ दे, यहाँ पर जोड़ दो, इन्हें भू संपर्कित कर दो ना, यहाँ पर भू संपर्कित कर दो इन्हें। ठीक, ये क्या भू संपर्कित, हाँ ये 3 और ये 4। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मध्य O पर भू संपर्कित है, यहाँ पर O पर क्या है, भू संपर्कित है, बिंदु P और Q पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु P और Q पर विभव की गणना करेंगे। चलो देखो B पर और Q पर विभव की गणना जब हम लोग करेंगे, अच्छा श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं और बिंदु O पर भू संपर्कित है, बिंदु O पर क्या है, भू संपर्कित है। तो एक चीज समझना, यहाँ पर जब यहाँ से ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, तो यहाँ से जब धारा यूं जाएगी ना,
तो जब धारा यूं जाएगी तो धारा इससे होकर जाएगी, वही धारा इससे होकर जाएगी। यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर यहाँ से फिर कट आउट कर दो। यहाँ मतलब भू संपर्कित है, पृथ्वी से जोड़ दिया हमने। तो एक काम करते हैं, जो बिंदु ये जो बीपी है ना, ये बीपी, अब जो है यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को बांट देंगे। सिंपल तरीका है। जो वीओ पर यानी ओ पर जो विभव है ये तो हो गया 0 वोल्ट, किंतु जो बीपी पर वोल्ट है ये प्लस का 10 वोल्ट हो जाएगा हमारे पास। और इधर वाले में, क्योंकि पृथ्वी के इधर प्लस और इधर क्या है, ये माइनस है, तो इधर वाले जो वोल्टेज है ना हमारे पास, जो वी क्यू है, क्यू कर लो यहाँ पर, वी क्यू है, इस पर -10 वोल्ट। और ये मत समझना कि यहाँ पर हमारे पास 20 है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। हमारे पास वीओ यहाँ पर 0 आना चाहिए ना, यहाँ पर विभव क्या होना चाहिए, 0। तो वीओ जो है ये मध्य बिंदु पर है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। इसीलिए इन दोनों को 1 वोल्ट प्लस में 1 वोल्ट माइनस में, मतलब इधर प्लस में और इधर माइनस में, यानी बीपी पर जो वोल्ट है वो प्लस में है और बीक्यू पर जो वोल्टेज है वो माइनस में है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखो तीसरे के का के बाद तीसरे का खा। एम्पियर के परिपति नियम को लिखिए और सिद्ध कीजिए। एम्पियर का जो परिपति नियम है, एम्पियर का परिपति नियम क्या है, कोई भी बंद वक्र का जो रेखीय समाकलन है, बंद वक्र का जो रेखीय समाकलन है वो जो है रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन BDL बराबर म्यू नॉट आई। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो एम्पियर के परिपति नियम भी हर एक सेट में पूछे जा रहे हैं, कई बार बता चुके आपको, और ये भी बता चुके आप लोगों को तीसरे खा नंबर तो पता चुके गा नंबर। प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए, उपयुक्त चित्र की सहायता से ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में अंतर बताइए। देखो ये भी हर एक सेट में आपको बता चुके हैं। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, जब भी कोई एक माध्यम हो और एक माध्यम में प्रकाश की तरंगे अगर कंपन करते हैं तो उसकी जो कंपन की कला है वो सीमित होती है, और सीमित होकर एकांतर क्रम में आगे की ओर संचरित होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। 2 प्रकार के प्रकाश, नहीं, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित तो आप लोग जानते ही हो ना, ऐसे बनाते हैं हम लोग, अध्रुवित यूं 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 यूं, और ध्रुवित चाहे ऐसे बना लो और चाहे पॉइंट से दर्शा लो। तो हर एक सेट में बता चुके आपको। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पढ़ रहे हो तो ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है। देखो अब जो है हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा, तीसरे का हम लोग घा नंबर। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में अभिलक्षण वक्र प्राप्त करने हेतु परिपथ आरेख बनाइए। अग्र अभिनति का संधि अपक्षय परत पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखो पीएन संधि डायोड के दोनों अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों ही आपको पढ़ा चुके हैं। अर्ध तरंग में 1 डायोड प्रयोग करते हैं, पूर्ण तरंग में 2 डायोड, पूर्ण तरंग में 2 डायोड प्रयोग करते हैं। किंतु इसमें एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा जिन्होंने जोड़ दिया है हमसे, ये जोड़ा है इन्होंने कि पीएन संधि डायोड में जो अग्र आवृत्ति के संधि का अपक्षय परत का उल्लेख कीजिए। अपक्षय परत किसे कहते हैं, देखो आपको बताते हैं। अपक्षय परत जैसे पीएन संधि डायोड है ना, पीएन संधि डायोड में क्या होता है, एक ये हो गया पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र, ठीक है। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक होते हैं कोटर और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक होते हैं कोटर। तो जो कोटर और इलेक्ट्रॉन की जो आपेक्षिक गति है, जिसे अपवाह धारा भी कहते हैं ना, जो आपेक्षिक गति है, जो दोनों जिस परत से होकर गतिमान करते हैं, उस पतली सी परत को हम लोग यहां पर इसे कहते हैं अवक्षय परत। ठीक, इसके बाद हम लोग करेंगे चौथे का का नंबर। देखो चौथे का नंबर में है कि हाइड्रोजन परमाणु के NB कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, चौथे का तो लिखेंगे उत्तर 4 और का। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है En जो है -13.6 n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा बामर एवं पास्टन श्रेणी की रेखाओं हेतु संक्रमण दर्शाइए। देखो टोटल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। कितने श्रेणी है? 5 श्रेणियां। प्रथम श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं, द्वितीय को बामर कहते हैं, तृतीय को पास्टन कहते हैं,
चतुर्थ को ब्रैकेट कहते हैं, पांचवी को फुंड कहते हैं। 5 श्रेणी है ना, इन्होंने कहा है कि भाई साहब 5 श्रेणी में ना केवल आप लोग जो है कितने को दर्शाओ, आरेख खींचिए तथा वामर एवं पार्श्व श्रेणी की रेखाओं हेतु संक्रमण दर्शाइए। ठीक, तो एक चीज समझना, जैसे जब हमारे पास टोटल कितनी श्रेणियां हैं, इसमें 5 श्रेणियां हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अगर n बराबर हम लोग 1 लेते हैं, थोड़ा समझना, n बराबर हम लोग अगर 1 लेते हैं तो ये लाइमन श्रेणी के में लेते हैं, लाइमन श्रेणी। ठीक, और n बराबर अगर हम लोग 2 लेते हैं तो लाइमन। ठीक, वामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, ठीक, फिर फुंड। ठीक है, तो n बराबर 3 पर लेते हैं, n बराबर 4 पर लेते हैं, n बराबर 5 पर लेते हैं, ये 5 श्रेणियां हैं। हाँ, तो श्रेणी, अब इन्होंने कहा है कि भाई साहब आप एक काम करो, केवल आरेख हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा वामर एवं पार्श्व श्रेणी की रेखाओं हेतु संक्रमण दर्शाइए। हाइड्रोजन हेतु ऊर्जा स्तर आरेख खींचे, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, वामर और पाश्चन, तो वामर को दिखाएंगे और पाश्चन को दिखाएंगे, ये दोनों दिखाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऊर्जा स्तर आरेख खींचेंगे। सबसे ऊपर कौन है, पाश्चन है। फिर इस समय, तो इस समय यहाँ पर n बराबर 3 पर कौन है, पाश्चन है। देखो नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो उनकी जो एनर्जी गैपिंग है, ऊर्जा अंतराल है, ये कम होती जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कौन है, 3 के बाद 2 है, तो इनकी गैपिंग ये रखो। ठीक, n बराबर 2 पर, इनकी गैपिंग कुछ और ज्यादा रखो, n बराबर 1 पर। ठीक, 1 पर, सही है ना, कम ज्यादा। हाँ, अब यहां पर अगर आप लोग और भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इन्होंने टोटल हमारे पास इतना ही कहा है कि n बराबर जो है हमारे पास कौन कौन से, वामर, पाश्चन। ठीक है, अब संक्रमण के लिए इन्होंने ये नहीं कहा है कि उत्सर्जन के लिए है कि अवशोषण के लिए, इन्होंने संक्रमण के लिए कहा है। तो एक काम करते हैं, अब अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से ऊर्जा मिलती है ना, तो फिर वो अपने ऊपर से नीचे से किसी ऊपर वाली कक्षा में संक्रमण कर जाता है, वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक रुक कर नीचे वाली कक्षा में वापस लौट आता है। इस रीजन से इन्होंने इन दोनों के लिए दर्शाने के लिए कहा, इसीलिए इसके ऊपर एक और कक्षा बना रहे हैं। रीजन क्या है, सुनना। रीजन ये है कि जब बाहर से इसको ऊर्जा मिलेगी तो फिर ये कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन है वो संक्रमण यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक रुक कर फिर अपने नीचे किसी कक्षा में लौट आता है, नीचे किसी कक्षा में लौट आता है, तो उसे ही दिखाएंगे। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में लौटा, या तो फिर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में लौटा। ठीक, समझ गए ना आप लोग, संक्रमण दिखा रहे हम। ठीक है, क्या दिखा रहे हम, संक्रमण दिखा रहे। इसके बाद अब मान लो कि हमने इस वाले कक्षा को जो n बराबर 3 है, इसी तो हमने नाम दिया पाश्चन। ठीक, प्रथम श्रेणी को नाम देते हैं लाइमन, ये लाइमन श्रेणी है। इसके ऊपर n बराबर 2 पर हम लोग नाम देते हैं वामर, तो ये वामर श्रेणी है। फिर इसके ऊपर जाते हैं तो ये होता है पाश्चन, तो ये पाश्चन श्रेणी है। और इसके बाद ये ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक, हाँ, अब सुनना, हम लोगों ने ये दिखा दिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में ले आओ, संक्रमण करा दो, या तो फिर इस कक्षा से इस कक्षा में संक्रमण करा दो, या तो फिर इस कक्षा से इस कक्षा में संक्रमण करा दो। ये संक्रमण करा दिया है। और ये उत्सर्जन के लिए है कि अवशोषण के लिए, तो ये उत्सर्जन के लिए है। ठीक है, अवशोषण को भी दिखा सकते हो। समझ गए ना, समझ गए ना, ये इस कक्षा से इस कक्षा में संक्रमण कराओ, या इससे इसमें संक्रमण कराओ, या फिर इससे इसमें कराओ, जो कि हमने नहीं दिखाया, एक रेखा छोड़ो। इससे इसमें संक्रमण कराओ, इससे इसमें संक्रमण कराओ। ठीक, इससे इसमें संक्रमण कराओ। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर
खा नंबर। खा नंबर है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र देखो अभी हम सेट 3 में आपको पढ़ा चुके हैं। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र जो है सेट 3 में आपको बताते हैं। अभी हम आपको निगमन भी करा चुके हैं। हाँ, सेट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का इंगिया नंबर है ना, वो हम करा चुके हैं। लेंस मेकर का सूत्र जो है ये निगमन करा चुके हैं। अब देखो 4 के जो गा नंबर है ना, 4 का गा नंबर, चलो 4 के गा नंबर को बताते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले आप लोग जो है इतने को ही स्क्रीनशॉट कर लो, फिर गा नंबर बताते हैं। अब देखिए हम लोग जो है 4 का गा करेंगे। 4 के गा में है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, जो कि आप लोग लिख दोगे। ठीक है, और दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बी एवं डी विभव पर धारा I1 I2 का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। ये हम लोग ज्ञात करेंगे। किरचॉफ का नियम तो बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, 2-3 सेटों में लगातार बता चुके हैं। इसमें जो है इन्होंने कहा है कि हमसे I1 I2 ज्ञात कीजिए, बी एवं डी विभव तथा बी एवं डी पर विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। अच्छा, बी और डी पर विभव भी ज्ञात करेंगे, बी और डी पर विभव भी ज्ञात करेंगे, और हम लोग धारा I1 I2 भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, इसे करते हैं R1। तो R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 4 ओम ये R3 बराबर 3 ओम और R4 बराबर हमने लिख लिया 6 ओम। V हमारे पास 6 दिया ही गया है। ठीक है, इसको E लिख लो, V ना लिख के इसको E लिखो। ठीक, क्योंकि ये सेल के अंदर है। ठीक है, और इसलिए इसको E से लिख रहे हैं। तो सेल के अंदर है ना, इसलिए इस लिख रहे हैं। तो E बराबर हमारे पास 6 वोल्ट और ये आंतरिक प्रतिरोध है ये। फिर तो R बराबर 0.4 ओम। क्लियर। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग जो है ज्ञात क्या करेंगे, धाराएं ज्ञात करेंगे। तो I1 बराबर क्वेश्चन मार्क और I2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग एक काम करेंगे, V भी ज्ञात करेंगे इसमें। V किसमें, BD में, B और B एवं D पर विभव, तो ये भी ज्ञात करेंगे। चलो अब देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग। सुनना, अगर धारा बट जाए तो उसे समांतर क्रम, धारा ना बटे तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक, तो यहां से जब धारा जा रही है ना, यहां से, तो यहां से धारा दो भागों में बट गई है पर I1 I2। तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। जो धारा इससे जा रही है वही धारा इससे होकर जा रही है। तो ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो है। अच्छा, इसमें I1 I2 कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, फिर इसमें यही दिया गया है। अच्छा, इसमें भी I2 ही दिया गया है यहाँ पर I2, तो फिर यहाँ पर I1 ही धारा होगी फिर। हाँ हाँ, अब सुनना कि जो धारा इससे होकर जा रही है वही धारा इससे होकर जा रही है, जो धारा इससे होकर जा रही है वही धारा इससे होकर जा रही है, और एक ही धारा अगर प्रवाहित होना तो उसे कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 ओम और ये 4 ओम है, तो हम लोग कहेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे R5 बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और प्लस 4 बराबर 6 ओम। अब जो है हमारे पास ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग कहेंगे R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो हम लोग जो है इन्हें भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो R6 कहेंगे बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9 ओम। अब जो है हमारे पास R5 तथा R6 जो है ये समांतर क्रम में है। क्यों समांतर क्रम में है, क्योंकि एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। क्या है, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे R बराबर 1/R बराबर 1/R, यहाँ पर 5 प्लस 1/R6, ये समांतर क्रम के लिए फार्मूला है, यही लगा देंगे। ठीक, 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/9, 1/6 और 1/9, तो एलसीएम लेंगे तो 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 5/18। तो 1/R बराबर 5/18, अर्थात हम लोग कहेंगे कि R बराबर 18/5 ओम। अब समझना, ये तो 18/5 ओम है। अब हम लोग I1 I2 निकालेंगे तो V के लिए हो गया हमारे पास,
हमारे पास एग्जैक्ट आई नहीं है तो अभी भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बंद पाश ले लेंगे, किरचॉफ का नियम ले लेंगे इसमें, बंद द्वितीय नियम। तो धारा यहाँ जाकर यहाँ भर पे आएगी, फिर धारा आई से यूँ, तो एक पाश आई से ले लो। तो यहाँ पर हम लोग बंद पाश क्या लेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो हम लोग कहेंगे बंद पाश ए बी डी ए में, तो ए बी डी ए में तो धारा यहाँ से यहाँ जा रही है 2 एम्पियर में, तो 2I1 कहेंगे हम लोग। फिर यहाँ से यहाँ जा रहा तो शून्य धारा है यहाँ पर। फिर इधर से इधर तो ये माइनस में है 3I2, तो -3I2 बराबर। अब आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग प्रथम नियम है, लेकिन द्वितीय नियम के मुताबिक हमारे पास ये चेक करेंगे कि इसमें जो है किस वोल्ट से धारा जा रही है, ये भी चेक करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये सब बंद लूप बाद में लगाते हैं, हम लोग आई पहले ज्ञात कर लेते हैं। आई कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास एक वी है ना, तो उससे हम लोग ज्ञात करते हैं आई, ये बाद में लगा रहे लूप, समझना। आई बराबर यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग E/R + R, ये पहले लगा दो। तो आई हम लोग एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि नेट आई क्या है। ई का मान क्या है हमारे पास, ये है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो 6/R का मान क्या है, ये है 18/5 कर लो। अगर पॉइंट में चेंज करना चाहो तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे समझना। पॉइंट में 5 तिया 15 और बचेंगे 3, 5 6 30, 3.6 ओम भी कर सकते हो। तो यहाँ कर लेंगे 3.6 प्लस स्मॉल आर का मान जो है 0.4 है, तो लिखेंगे हम लोग 0.4, ठीक। तो 6 बटे यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10 1, 6 4 10 1, 3 और 1 4, 4.0, ठीक। तो ये आधा करो 3 और ये आधा करो 2, तो 1.5। तो हम लोग कहेंगे जो आई का मान है ना वो 1.5 एम्पियर की धारा है। तो आई हम लोगों ने निकाल लिया, इससे आई तो हम लोगों ने निकाल लिया कि आई जो है 1.5 है। ये आई जानते हो टोटल आई है, मतलब यही आई जो है ना, यही आई जो है ना, ये I1 + I2 के बराबर है ये दोनों, ठीक। जो कि 1.5 एम्पियर है। अब हम लोगों ने I1 और I2 निकाल लिया 1.5, इसको डाल दो समीकरण 1। अब हम लोग किरचॉफ का जो बंद लूप का नियम है वो लगा देंगे, ठीक। किरचॉफ का जो बंद लूप है वो लगा देंगे। अब किरचॉफ के बंद लूप के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, वही लेंगे बंद लूप। तो बंद पाश अब जो है हम लोग लेंगे ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, ठीक। वी ज्ञात कर लेंगे अभी, ठीक है, ए बी डी ए में। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ये 2I1 इधर आएंगे, ये 0 नहीं लिख रहे, इस इधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, देखो धारा की दिशा इधर है, हम इधर जा रहे हैं, तो -3I2 बराबर 0, ठीक। और ये हमारे पास एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में एक काम करते हैं, हम लोग 3 से गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो, ठीक। और समीकरण 2 से उसे जोड़ लो, ठीक। तो 3I1 फिर 3I2 बराबर 15 45 4.5, 3 से गुणा करेंगे। फिर इसमें 2I1 -3I2 बराबर 0, ये कैंसिल, ये दोनों जोड़कर 5I1 बराबर 4.5, इसे बटे में ले आओ। I1 बराबर 4.5/5, 5 नहीं 45, 0.9। तो I1 बराबर हमारे पास 0.9 एम्पियर। इन्होंने यही कहा था कि I1 और I2 ज्ञात कीजिए ना, तो I1 I2, तो हाँ, तो हम लोगों ने I1 को निकाल लिया है। अब एक काम करते हैं, I2 निकालेंगे कैसे। I2 निकालने के लिए I1 का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे, 2 में 0 है इसलिए 1 में भी रख सकते हो, तो 2 में रखने पर तो यहाँ पर 2 × 0.9 माइनस 3I2 बराबर 0, इसे उधर ले जाओ। तो 3I2 बराबर
माइनस माइनस 9×2 = 1.8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I2 बराबर 1.8/3, तिछक 18, तो I2 बराबर 0.6 एम्पियर की धारा, ठीक, 0.6 एम्पियर की धारा ये है, ठीक। तो वी डी, अच्छा बी और डी के बीच विभव ज्ञात करेंगे, ठीक। बी और डी के बीच जब विभव ज्ञात करेंगे तो V कहाँ है, ये B है, और इसमें हमारे पास तो V जब हम लोग B जब ज्ञात करेंगे तो हमारे पास I1 × 4 है। I1 का मान क्या है हमारे पास, I1 का मान आप लोग देख सकते हो जो हम लोगों ने निकाला था, I1 का मान है 0.9, तो 0.9 × 4, 9 चौको 36, तो B का मान है 3.6 वोल्ट, ठीक। अब बी डी निकालो, बी डी, तो वी डी बराबर, बी डी कहाँ पर, ये, तो इन दोनों में I2 × 6 कर लेंगे हम लोग, तो I2 × 6, तो वी डी बराबर I2 का मान हमारे पास क्या है, I2 का मान देख सकते हो 0.6 × 6 36, तो बी डी बराबर 3.6 वोल्ट, ठीक, ये आंसर। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे, चलो इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलो फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के घा नंबर को करते हैं, ठीक है। 4 के घा नंबर को देखो तो लिखेंगे उत्तर 4 और घा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो बायो और सेवर्ट जी का, दोनों लोगों के, बायो और सेवर्ट जी के नियम क्या है, बायो सेवर्ट नियम, देखो आपको बता दें कि बायो सेवर्ट जी ने जो ऑरेस्टेड जी का प्रयोग है ना, ऑरेस्टेड जी का जो प्रयोग है उसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने चेक किया है कि क्या कोई तार है, जैसे मान लो कि कोई चालक है यूं, क्या इस चालक में अगर आई धारा प्रवाहित होती है तो क्या इस चालक में आई धारा, जैसे मान लो कि इस चालक में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या इस चालक के चारों ओर, चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या ये रियलिटी है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पता लगाना, इसी का पता इन्होंने दोनों लोगों ने बस इसकी जांच की, इन्होंने इसी का पता लगाया इन्होंने कि क्या कोई चालक तार हो, मान लो कि चालक तार की लंबाई L है, माना कि चालक तार की लंबाई L है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाँ, तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है किस किस पर निर्भर होता है, आपको बता दें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को लिख रहे हैं हम डेल्टा बी या डी बी, कुछ भी लिख दो, तो जो डेल्टा बी है ये अनुक्रमानुपाती है धारा आई के। अगर अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, अगर अगर धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और क्या चुंबकीय क्षेत्र और किस पर डिपेंड है, तो हम लोग कहेंगे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र ये इसके लंबाई के या सूक्ष्म लंबाई कह सकते हो, लंबाई के या सूक्ष्म लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है। लंबाई कम ज्यादा करोगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र पर फर्क पड़ेगा। हाँ, इसके बाद और चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिपेंड है, ये इसके कोज्या, मतलब इसके ज्या के, तो साइन थीटा के भी क्या है, समानुपाती, किंतु दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दूरी क्या है, r, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बायो और सेवर्ट जी ने यही चेक किया था कि क्या कोई चालक तार हो, उसमें से धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाँ, बस उसी की जांच की इन लोगों ने। और इन तीनों को, इन चारों को अगर मिला के लिखते हैं तो लिखेंगे डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती हटाने पर एक नेतांक लेते हैं ना, तो वो नेतांक लिया हमने के, ठीक, और तो डायरेक्ट लिख देते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई, हाँ, तो क्या है म्यू नॉट बटे 4 पाई जो कि नेतांक है, और आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो यह है बायो-सेवर्ट जी का नियम, ठीक है।
बायो-सेवर्ट जी का नियम क्या है? जब किसी चालक तार में धारा I धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र सूक्ष्म लंबाई अल्पांश लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है बायो-सेवर्ट जी के नियम। इसी में क्वेश्चन में उन्होंने आगे ये भी कहा है इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनंत लंबाई के, मान लो कि कोई एक अनंत लंबाई कोई एक तार है, ठीक, और इस तार से भी अगर I धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है एम्पियर के परिपति नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग जो है एम्पियर के परिपति नियम से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे एम्पियर का जो परिपति नियम है, एम्पियर का परिपति नियम, एम्पियर का परिपति नियम क्या है कि कोई भी बंद वक्र का जो रेखीय समाकलन है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नेट धारा I का म्यू0 गुना होता है, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे बाहर लेते हैं तो लिखेंगे B और समाकलन dl, यहाँ पे 1dl कर सकते हैं और बराबर म्यू0 I, 1dl का समाकलन है L, ठीक, तो ये होगा इंटू L बराबर म्यू0 I। L जो है ये क्या है? ये जो कोई भी तार हो, कोई भी वस्तु को गोल गोल घुमा दो तो उससे हम लोग परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर L की जगह परिधि लगा देंगे। परिधि जो है 2πr, मतलब टोटल लंबाई को 2πr से लिखेंगे क्योंकि वृत्ताकार में है। तो B इंटू 2πr बराबर म्यू0 इंटू I। इसे नीचे लिखो तो लिखेंगे B बराबर म्यू0 बटे 2π करेंगे और इंटू I बटे r कर देंगे, ठीक। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास। तो ये अनंत लंबाई के लिए है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अनंत लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। अब देखो इन्होंने आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि इंडियन नंबर में श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए। अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं? श्रेणीबद्ध LCR। हाँ, तो इंडियन नंबर है 4 का, तो लिखोगे उत्तर 4 और इंडिया। देखो श्रेणीबद्ध LCR तो इन्होंने कहा है श्रेणीबद्ध LC और R, ठीक, श्रेणीबद्ध LCR। सबसे पहले बात इन्होंने कहा अनुनादी परिपथ के लिए व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात तो समझना LCR, L का मतलब क्या है? प्रेरकत्व, C का मतलब क्या है? संधारित्र, R का मतलब क्या है? प्रतिरोध। तो LCR तीनों को हम लोग क्या करते हैं? किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ देते हैं और इसे ना श्रेणी क्रम में रखते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है समझना, ये कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ेंगे, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वही धारा इसमें प्रवाहित होगी, वही धारा इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद कि यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा t से कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान है ना वो एक किसी विशेष वोल्टेज से कम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, फिर से एक बार समझना, श्रेणी क्रम में जोड़ते इन्हें। अच्छा, इसमें कुछ व्याख्या क्या करने के लिए कहा इन्होंने? LCR अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए। हाँ, तो एक चीज समझना फिर से एक बार, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं? अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं? यदि प्रेरण प्रतिघात पर सुनना थोड़ा सा, प्रेरण प्रतिघात इसे कहते हैं XC, और अगर धारिती प्रतिघात, फिर से एक बार, ये है प्रेरण प्रतिघात और ये है धारिती प्रतिघात, ठीक है। तो यदि प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात आपस में बराबर हो तो उसे कहते हैं अनुनाद।
उसे क्या कहते हैं, अनुनाद। तो यही है अनुनाद। अब अनुनाद में क्या हुआ समझना, ये कोई एक एलसीआर परिपथ है, इसे हमने बी वोल्ट की बैटरी से, बी वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा से हमने जोड़ा, प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया। इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज की जो आवृत्ति है वो एक विशेष आवृत्ति से इसकी आवृत्ति हो गई कम, और कम हो जाने के बाद, जैसे ही आवृत्ति हुई कम हो जाने के बाद जो धारिती प्रतिघात है और जो प्रेरण प्रतिघात है ये एक दूसरे के हो गए बराबर। जैसे ही एक दूसरे के हो गए बराबर तो इन्होंने एक दूसरे को रद्द करना शुरू कर दिया, नष्ट करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर बचेगा 0। तो ये एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ। समझ गए ना, इस घटना को हम लोग कहते हैं अनुनादी परिपथ। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए और समरूप वैद्युत क्षेत्र की स्थिति द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक को प्राप्त कीजिए। हाँ, ये समझ गए ना आप लोग, अनुनाद वाला। अनुनाद में क्या होगा, प्रतिबाधा कम, और प्रतिबाधा कम तो धारा अधिकतम, ये भी ध्यान रखना। तो धारा क्या हो जाती है इसमें, अधिकतम। अब हम लोग करते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर में हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कैसे करोगे, ये P है, ये Q है, ये 2L है। ठीक है। अब एक चीज समझना, जैसे ये चित्र बना देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे प्लस Q, यहाँ लेंगे माइनस Q, यहाँ लेंगे हम लोग O, 0 ले लो या ध्रुव P ले लो। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, यहाँ से लंबाई L, और दोनों की जो टोटल लंबाई है 2L। ठीक है। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसे लिखेंगे, समान परिमाण के आवेश हो और उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो और उनके बीच की दूरी 2L हो, तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, समान परिमाण के दो आवेश किंतु उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो, उनके बीच की दूरी 2L हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इन्होंने और भी पूछा इनसे कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। सूत्र क्या है, P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, ये सूत्र हो गया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, वैद्युत द्विध्रुव समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। तो हम लोग कहेंगे बल आघूर्ण का व्यंजक। तो समझना, तो हेडिंग डाल लेंगे बल आघूर्ण का व्यंजक। अब समझना, समरूप है, क्या है, समरूप वैद्युत क्षेत्र है। तो समरूप वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र लेंगे समान रूप के, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये। ठीक, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको लिखते हैं ई से। ठीक है, जिसे क्या लिखते हैं, ई से। बल आघूर्ण का मतलब जानते हो, कोई भी वस्तु हो अपने केंद्र के परितः घूर्णन गति करे उसे बल आघूर्ण कहते हैं। अपने केंद्र के परितः घूर्णन गति करे, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है तो यूं, जैसे यूं ऐसे से घूर्णन गति करे, इसे कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है। अब उस प्रकार से हम लोग इस बल आघूर्ण को लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से क्षेत्रफल लेने के लिए कोण, सबसे पहले कोण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब बल आघूर्ण के लिए सबसे पहले तो हमें कितने आवेश चाहिए, 2 आवेश चाहिए, प्लस और माइनस। तो एक आवेश ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो है प्लस आवेश ले रहे हैं। देखो कोई जरूरी नहीं है कहाँ प्लस लोगे कहाँ माइनस लोगे, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि प्लस कहाँ लेंगे माइनस कहाँ लेंगे, कहीं पर भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर भी एक आवेश ले लो। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस आवेश ले रहे हैं और यहाँ पर माइनस आवेश ले रहे हैं नीचे। अब देखो वैद्युत बल को पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक, वैद्युत बल को पढ़ चुके हो। वैद्युत बल जो है जिसको लिखते हैं हम लोग क्यू ई से, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल लगता है। ठीक है, और अगर माइनस क्यू है तो इसके विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगता है, जिसको लिखेंगे हम लोग क्यू माइनस ई से, मतलब क्यू ई से। तो वैद्युत बल यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है। ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पर वैद्युत बल तुम लोग लिख चुके हैं F बराबर क्यू ई, और क्या चाहिए,
पहले वैद्युत बल लिखते हैं हम लोग, वैद्युत बल लिखते हैं हम लोग, वैद्युत बल F बराबर फार्मूला क्या होता है QE, दोनों की जगह यहाँ पर भी माइनस के लिए यहाँ पर प्लस के लिए वैद्युत बल लगा दिया हमने। ठीक है, कोण चाहिए हमें तो यहाँ से कोण ले लो, अगर ये कोण चाहिए आपको तो कोण लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर बल आघूर्ण का फार्मूला लगाओ, क्योंकि बल आघूर्ण चाहिए तो बल आघूर्ण का फार्मूला लगाते हैं। तो लिखते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसको लिखेंगे टाउ से, फार्मूला हो गया बल इनटू बल की दिशा में हम लोग क्या लगा देंगे, विस्थापन। ठीक, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। बल को तो हम लोग F से लिखेंगे, ठीक है, बल को हम लोग क्या लिखेंगे, F से लिखेंगे, F से, और इनटू विस्थापन मतलब दूरी। तो एक चीज समझना, दूरी क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है 2l। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी 2l होगी। ठीक, 2l। तो यहां पर विस्थापन की जगह हम लोग, विस्थापन की जगह क्या लेंगे हम लोग, 2l और साइन थीटा, क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा। ठीक है, अब इस क्रॉस को हटा के साइन थीटा लेंगे, क्रॉस को हटा दो, यहाँ पे क्रॉस हटा के साइन थीटा लेंगे। टाउ बराबर F की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, QE, QE और इंटू 2l साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं टाउ बराबर Q इंटू 2l करके E को बाहर कर लेते हैं और साइन थीटा। अब यहाँ पर Q इंटू 2l जो है ना, Q इंटू 2l ये P के बराबर है, किसके बराबर है, P के, देखो P के बराबर है। तो टाउ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक, PE क्या है, साइन थीटा। और अगर हम लोग थीटा मैक्सिमम लेते हैं, थीटा का मान मान लो कि 90 अंश लोगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो उस समय हो जाएगा हमारे पास टाउ मैक्सिमम। हाँ, ये टाउ मैक्सिमम पूछा, अगर पूछ दे बाई चांस उसके लिए तो हम लोग लेंगे PE साइन 90 का मान 1। और अगर न्यूनतम समांतर में हो तो 0 ले लेंगे, उस समय हमारे पास थीटा का मान 0, तो साइन टाउ मैक्सिमम का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बल आघूर्ण। और कुछ पूछ रहा है क्या इसमें, इन्होंने और कुछ नहीं पूछा। चलो इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो अब लोग। चलिए अब हम लोग 5वें का जो है खा नंबर करेंगे। खा नंबर में क्या है, द्रव्य तरंगे क्या है समझाइए, दीप ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए और कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। देखो द्रव्य तरंगे जो दीप ब्रोगली तरंगे हैं, ठीक है, ये सब हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं शायद सेट 1 में। और ये जो लेमडा बराबर H/P जो फार्मूला है ये भी प्रूफ करा चुके हैं आपको, सेट या 1 में ही प्रूफ करा चुके हैं आपको। हाँ, सेट 1 में ही आपको प्रूफ करा चुके क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, और इसके बाद जो गा नंबर है, गा नंबर को देखो, गा नंबर को देखो। तो 5 का गा उत्तर 5 और गा। 5 का गा नंबर में नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या अर्थ है, नाभिक की बंधन ऊर्जा जानते हो ना, जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन किसे कहते हैं, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसे न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन जो बंधे हुए होते हैं उसे छुड़ाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा नाभिकीय अभिक्रिया 3Li6 और प्लस 0N1 रिएक्शन 2He4 प्लस 1H3 हाँ में उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। और 3Li का जो द्रव्यमान है, जो 3Li6 का जो द्रव्यमान है ये है 6.01 126 U। और इसके बाद हमारे पास है 2He4 का द्रव्यमान, 2He4 का जो द्रव्यमान है 4.0026, ठीक, 04। फिर 1H3 का जो द्रव्यमान है, 1H3 का जो द्रव्यमान है ये है 3.01
फिर 6049, 6049, ठीक। और 0n1 का द्रव्यमान है, 0n1 का जो द्रव्यमान है ये है 1.00, 1.008665, ठीक। और इसके बाद है कि एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट यानी AMU की जगह इन्होंने केवल U दिया है। तो एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहते हैं इसको, है द्रव्यमान मात्रक, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ये कहा है नाभिकीय अभिक्रिया में ये उत्पन्न ऊर्जा जूल में गणना करेंगे। ऊर्जा की हम लोग गणना करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा की गणना करने के लिए काम करेंगे, रिएक्शन के इधर वाले द्रव्यमानों को, रिएक्शन के इधर वाले द्रव्यमानों को, इधर वाले द्रव्यमान और इधर वाले द्रव्यमान अलग अलग जोड़ लो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इधर वाले द्रव्यमान को जोड़ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 3Li 6 प्लस 0n1 का जो द्रव्यमान है, तो ये जोड़ेंगे हम लोग 6.015 और इसी में हम लोग 0n1 को जोड़ लेंगे, तो 1.00, ठीक, 1.00, फिर 8665 इन्हें जोड़ लेंगे। तो इसे जब जोड़ लेंगे तो एक काम करते हैं 6 5 11 1 7 8 9 कुछ नहीं, फिर 7 8 5 13 1 और 1 2, फिर 0.7। हाँ, अब देखो हम लोग इधर वाले को जोड़ेंगे तो 2He4 प्लस 1He3 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये है 4.002604। अब 1H3 इसे जोड़ लेंगे तो 3.016049 इन्हें जोड़ लेंगे। तो इन्हें काम करते हैं M1 कहते हैं, ठीक, और इन्हें M2 कहेंगे। तो 9 13 हासिल 1, 4 और 1 5, तो ये 6 6 2 8 1 0 7, ठीक। अब हम लोग द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम निकालेंगे। एक काम करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं, ठीक। तो जब इन दोनों घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.02379 और ये 7.018653 इन्हें घटा लेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा एम बराबर, यहाँ से एक 11 से 8, ये 8 से 3, 8 से 3, हाँ, और यहाँ पर 1, यहाँ से 13 से 5, ये 0.0, ठीक। ये तो गया डेल्टा एम। अब हम लोग डेल्टा ई निकालेंगे, बंधन मतलब ऊर्जा, हाँ। तो डेल्टा ई बराबर, ये फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा एम इंटू 931, ये हम लोग AMU को चेंज अप करेंगे। तो यहाँ पर तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अब किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम का मान क्या है, 0.00538, ठीक। चलो गुणा ही कर लेते हैं डायरेक्टली, हाँ, इंटू 931। अब ये है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, ठीक, गुणा कर लेंगे समझना, जब गुणा कर लेंगे 0.0051138 और इंटू 931, 4.78, ठीक, ये आ जाएगा 4.78। तो हम लोग कहेंगे डेल्टा ई जो है ये 4.78, ये तो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो है आप जूल में ज्ञात कीजिए ना, हाँ, उत्पन्न ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। तो जूल में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी में डेल्टा ई बराबर क्या कहा, जूल में ज्ञात कीजिए ना, हाँ,
जूल में ज्ञात कीजिए। हाँ तो चेंज करके कर लेते हैं। तो 4.7 इंटू, अब जो मिलियन है इसे चेंज करो तो 1 मिलियन 10 की घात 6 के बराबर है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल के बराबर है। ये जूल के लिए हो गया। डेल्टा ई बराबर, अब गुणा कर लो 4.7 इंटू 7.52, तो ये 7.52 10 की घात 6 19 घटा लो -13 जूल। बस यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, कितने नंबर का सवाल है? 8 नंबर देना चाहिए इनको। एक बार देख ले कितने नंबर दे रहे हैं इसमें। गलत नंबर दे रहे हैं, इनको देना चाहिए 8 नंबर, नंबर दे रहे 3 नंबर। ठीक, कैलकुलेशन इतनी हाई पाई है इसमें। 8 नंबर नहीं तो कम से कम 5 नंबर तब भी दो। नहीं, 5 नंबर तो हाईएस्ट है, 5 नंबर रखो इसको। ठीक है, 5 नंबर रखना चाहिए। 5 नंबर इसलिए रखना चाहिए, इसमें एक इन्होंने परिभाषा भी ऐड कर दी इन्होंने, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए, और फिर इसके बाद सवाल है। तो कम से कम 3 नंबर ये और 2 नंबर वो, 5 नंबर होने चाहिए। गलत नंबर फिट कर दिया सवाल को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास घा नंबर, ठीक है, 4 के जो घा है उसे देखो आप लोग। 4 घा में है कि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। अनुगमन वेग जानते हो ना आप लोग, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो मुक्त अवस्था में हो, और अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में हो तो इधर उधर की दिशा में गति करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में कौन सा हमारे पास, 4 का घा, 5 का घा, उत्तर 5 और घा। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन की गति कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की गति हो, तो इधर उधर की इलेक्ट्रॉन की गति हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तो किसी भी दिशा में वो गति कर सकता है। तो उसी गति को एक दिशा देने के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं, किसी बैटरी से या किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रॉन की दिशा हो जाती है निश्चित। वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर गति करने लगता है इलेक्ट्रॉन, और उसके विपरीत दिशा में धारा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी कहाँ से, माइनस से प्लस की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर, और इस प्रकार के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें और क्या पूछा है इन्होंने। ठीक है, इसमें पूछा है कि 5वें घ नंबर में है, अनुगमन वेग और गतिशीलता को भी परिभाषित कीजिए। ठीक, गतिशीलता, गतिशीलता को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, गतिशीलता, गतिशीलता जिसको ना म्यू से लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये अनुगमन वेग है और ये वैद्युत क्षेत्र है। अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को भी गतिशीलता कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखो हमारे पास इसी में और भी है कि एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है। चालक छड़ की लंबाई जो है वो 1 मीटर है। यल बराबर हमारे पास क्या है, 1 मीटर है, और इसके बाद है इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। तो V जो है हमारे पास 4 वोल्ट है। ठीक है, 4 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये हमारे पास 5 इंटू 10 की घात 24। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है 5 इंटू 10 की घात 24 है। ठीक है, और इसकी प्रतिरोधकता 50, प्रतिरोधकता जो है रो बराबर 50 इंटू 10 की घात-8 ओम मीटर है। हाँ नहीं, मीटर की, हाँ ओम मीटर है। धातु में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग की गणना कीजिए, यानी न्यू डी हम लोग ज्ञात करेंगे। न्यू डी जो है ये अपवाह वेग है, यही हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, न्यू डी बराबर V बटे रो NEL। ठीक, हाँ रो NEL यही लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग V की जगह लिखेंगे, हम लोग V की जगह 4, और रो के जगह लिखेंगे हम लोग 50 इंटू 10 की घात-8, और यहाँ पर n की जगह लिखेंगे हम लोग 5 इंटू 10 की घात 24, प्लस 24 है कि माइनस 24 है, यहाँ पर प्लस 24 ही है। ठीक,
+24 ये, और इंटू ई का मान 1.6 10 की घात -19, और एल का मान है हमारे पास 1। इसे 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 ऊपर ले जाओ, तो न्यू डी बराबर ये हो जाएगा 4/50 इंटू 5, 50 इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात, ये +8, ये -24 और ये +19। ठीक, दशमलव उठा के 1 0 बढ़ा लो, 5 8 40, 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, तो न्यू डी बराबर ये तो हो गया 10 की घात 19 और 1 20 27, 27 से ये 3, ठीक, और ये 50 दूनी 100, तो 100 ये काटो ये 10, तो न्यू डी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आप लोग पांचवें की घा को देख चुके हो। पांचवें घा का जो अथवा है, अथवा में हमारे पास है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण दीजिए। देखो पढ़ा चुके हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय क्या है? अगर कोई चुंबकीय पदार्थ हो और एक चुंबकीय पदार्थ को उसके पास ले जाओगे, हल्का सा आकर्षित हो तो अनुचुंबकीय, हल्का सा प्रतिकर्षित हो तो प्रतिचुंबकीय, और बहुत तेजी से आकर्षित हो, प्रबल आकर्षित हो तो उसे कहते हैं हम लोग लौहचुंबकीय। ठीक है, तो ये तो पढ़ा चुके आप लोगों को। चलिए इसके 11 नंबर को देखिए, और चलिए पहले इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए फिर हम लोग 5 के 11 नंबर करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे उत्तर 5 और 11 नंबर। 5 के 11 नंबर में हमारे पास है उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f को व्युत्पन्न कीजिए। देखो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें बाहर के भाग में हम लोग पॉलिश करते हैं। जैसे मान लो कि कोई गोले का कोई पृष्ठ है और इसके बाहरी भाग में हम लोग क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, इसे अवतल दर्पण कहेंगे। ये अवतल दर्पण का द्वारक M और N, और इसके लिए मुख्य अक्ष ये, तो ये मुख्य अक्ष, ठीक, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, और ध्रुव क्या है? P है। और कोई भी दूरी हो हमें नापनी है तो हम लोग ध्रुव से ही नापेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि कोई एक वस्तु है जो कि यहाँ पर है, वस्तु लिख रहे हैं हम लोग A और B से। वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है? प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता है, वस्तु से हमेशा 2 किरणें निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वस्तु से ये किरणें जा रही है। अब वस्तु से जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, वो किरणें जो है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती है। ठीक है, तो ये जब टकरा के जिससे आएगी ना ये किरण, यहाँ पर इसे ही हम लोग कहेंगे फोकस F। क्या कहेंगे? फोकस F। ठीक, अब यहाँ पर समझना, एक किरण जो है किससे होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो किरण पुनः फिर वक्रता केंद्र पर वापस आ जाती है। ठीक है, पुनः वक्रता केंद्र पर वापस आ जाती है, और दोनों जहां पर मिलेंगे ना वहां प्रतिबिंब बनेगा A' और B', ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक, अब समझना, जो वस्तु की दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक, वस्तु की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, वस्तु की दूरी लिखेंगे हम लोग U से। जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो जो प्रतिबिंब की दूरी है इसे लिखेंगे V से। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी है इसे लिखेंगे F से। क्लियर? अब यहाँ पर एक ना हम लोग हल्का सा ये लंब डाल देते हैं। एग्जैक्ट ये दूरी बराबर ही है। ठीक, ये दूरी बराबर ही है। यहाँ पर अगर कुछ नाम देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे ये दूरी बराबर ही है। अब हमें और कुछ चाहिए। हाँ, तो 1/f बराबर 1/v + 1/u हम लोग प्रूफ करेंगे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है ना, ठीक, तो ये जो C और P की दूरी है यही वक्रता त्रिज्या है। तो लिख दे, यहाँ से लेकर ये लिख दे रहे हैं, ये C और ये P वक्रता त्रिज्या। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो दर्पण है हम लोग हमेशा कोई दूरी P से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, और ध्रुव के अगर किरण आरेख के विपरीत में जाएंगे तो माइनस लेंगे, और उसके सापेक्ष में जाएंगे तो प्लस लेंगे। तो जैसे किरण यहाँ से इधर की ओर जा रही है किरण, हम लोग अगर इधर से इधर नापने आएंगे तो सब माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग P से अगर हम लोग R नापेंगे तब भी माइनस, P से अगर वस्तु नापेंगे तब भी माइनस, P से अगर हम लोग F नापेंगे तब भी माइनस। ठीक है, और ऊपर को प्लस लेते हैं, नीचे को माइनस लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। अब एक चीज समझना कि यहाँ पर जो है हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। P यहाँ पर Q दे दो, या यही P और ये सेम दूरी, ये नगण्य दूरी के बराबर है, तो ये भी P है, ये भी क्या है? P है। ठीक,
अब थोड़ा समझना, हम लोग जो है अब सिद्ध करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो हमारे पास वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी यानी ए से लेकर, यहाँ पर नाम देते हैं ए से लेकर पी तक की दूरी। तो ए पी की दूरी है माइनस यू, ए पी की दूरी क्या है माइनस यू, जो कि वस्तु की दूरी है। कहाँ से? ध्रुव से वस्तु की दूरी है। इसके बाद ए पी है यहाँ पर, ठीक, ए पी है। हाँ, इसके बाद अगर हम लोग सी से पी की दूरी कहेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और अगर हम लोग ए डैश से पी की दूरी कहेंगे तो ए डैश से पी की दूरी कहेंगे, पी ए डैश होना चाहिए, ठीक, क्योंकि सब दूरी हम लोग पी से ही नापेंगे, सब दूरी पी से नापेंगे, ठीक है। तो ऐसा कहेंगे हम लोग, कहेंगे यहाँ से पी ए की दूरी, पी सी की दूरी और पी ए डैश की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी है जो कि वी माइनस में लेंगे, ठीक। और कुछ है? यू एफ बाकी है, तो पी एफ की दूरी, पी एफ की दूरी है एफ जो कि माइनस में है, ठीक। तो ये प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, और ये फोकस दूरी है ध्रुव से। क्लियर? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग त्रिभुज के नियम से डायरेक्टली त्रिभुज समरूप है वो दिखाने रहे, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज समरूप है, वो दिखाने रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हम त्रिभुज के समरूपता नियम से, त्रिभुज के समरूपता नियम से, यानी समरूपता कसौटी से। हाँ, समरूपता नियम से त्रिभुज के हम लोग कौन सा नियम लगा देंगे? समरूपता नियम लगा देंगे। यहां से पी एफ के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे? पी एफ के बटे में हम लोग लिखेंगे ए डैश एफ। क्या लिखेंगे? ए डैश एफ बराबर, इधर आ जाओ, ए सी या सी ए लिखो, तो सी ए के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे? ए डैश सी। क्या लिखेंगे? ए डैश सी। समझ गए ना आप लोग? फिर से एक बार समझो, पी एफ के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे? ए डैश एफ, और ए सी के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग? ए डैश सी, ठीक। ये हम लोगों ने क्या नियम लगा दिया? त्रिभुज के समरूपता कसौटी का नियम लगाया हम लोगों ने, ठीक है। अब ध्यान रखना कि पी एफ जो है, पी एफ हमारे पास एफ के बराबर है, तो माइनस एफ लिखेंगे। ए डैश एफ है कहाँ पर? ए डैश एफ ये है। अब यहाँ पर ए डैश की एग्जैक्ट कोई दूरी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ए डैश की दूरी निकाल लेते हैं। ए डैश की दूरी कैसे निकालेंगे समझना, ए डैश पी ले लो, ठीक। ए डैश पी जो है ए से लेकर डैश तक जो पी है, तो ये ए डैश एफ प्लस पी एफ के बराबर है। तो ए डैश पी का मान हमारे पास है, मतलब वही पी ए डैश का मान हमारे पास है माइनस वी, बराबर ये जो ए डैश एफ है ये निकाल रहे हैं हम लोग, और प्लस पी एफ का मान जो है हमारे पास माइनस एफ, और इधर ले आएंगे प्लस एफ हो जाएगा। तो ए डैश एफ बराबर एफ माइनस वी, तो इसकी जगह एफ माइनस वी हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ए डैश सी है हमारे पास, अब ए डैश सी नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास? ए डैश सी नहीं है। तो ए डैश सी जो है, ए डैश सी जब निकालेंगे सेम ऐसे निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। तो ए डैश सी कैसे निकालेंगे थोड़ा समझना। तो पी से सी तक की दूरी देखो, पी से सी तक की दूरी में यहाँ पर हमारे पास कौन है? ए डैश सी भी है और प्लस ए डैश पी भी है, यानी पी ए डैश भी है। पी सी जो है हमारे पास क्या है? माइनस आर है। ए डैश सी हमारे पास हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, और प्लस पी ए डैश जो है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है जो कि माइनस में है, ठीक। तो ये माइनस वी है, इसे इधर ले आओ, तो ए डैश सी बराबर वी माइनस आर, ठीक। अब समझना, अब जो है हम लोग क्या करेंगे? पी एफ की जगह हम लोग क्या रखेंगे? माइनस एफ, तो ये रखेंगे माइनस एफ बटे ए डैश एफ की जगह हम लोग क्या रखेंगे? एफ माइनस वी, एफ माइनस वी। रुक जाओ, हमारे पास तो यू तो है नहीं, यू तो चाहिए हमें। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चेक करते हैं। सी ए तो सी ए की दूरी तो निकाला नहीं हम लोगों ने, सी ए की दूरी भी निकालेंगे, ठीक।
सी ए की दूरी निकालनी पड़ेंगे। हमें सी ए यहाँ पे निकालते हैं। सी ए कैसे निकालेंगे? पी और ए ले लो, तो पी ए बराबर, समझना, पी ए बराबर सी ए प्लस सी पी, सी ए प्लस सी पी। देखो पी ए, सी ए और सी पी ये दोनों जोड़ेंगे। पी से ए तक की दूरी है हमारे पास माइनस यू, तो ये माइनस यू। सी ए की दूरी चाहिए हमें, प्लस सी पी की दूरी, सी और पी यहाँ से बकर त्रिज्या माइनस आर, इधर लाएंगे प्लस आर, तो सी ए बराबर आर माइनस यू। अब सब मान है हमारे पास, अब सारे के सारे मान हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है सी ए की जगह रखेंगे आर माइनस यू, और ए डैश सी की जगह रखेंगे हम लोग ए डैश सी की जगह वी माइनस आर, ठीक। अब जो है एक काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है कि F बराबर आर बाई टू, या हम लोग कहेंगे R बराबर 2F। जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ 2F रखेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस F बटे F माइनस V बराबर ये 2F माइनस U बटे V माइनस 2F। इसे इसके गुणा में, इसे इसके गुणा में पहुँचा देंगे, ठीक। इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2F स्क्वायर, तो 2F स्क्वायर इसके साथ गुणा करेंगे, इनके साथ गुणा करेंगे माइनस टू एफ वी, माइनस 2FV, इनके साथ गुणा करेंगे माइनस एफ यू, इनके साथ गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस यू वी। अब बराबर 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 इनके साथ गुणा करेंगे माइनस वी एफ, इनके साथ गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर और 2F स्क्वायर ये कैंसिल, ठीक। अब हमारे पास ये बचा माइनस 2FV माइनस FU प्लस UV और बराबर माइनस VF, ठीक। नहीं सुनना आप लोग, एक काम करते हैं, इसे इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ और बाकी इसको ऐसे रहने दो। तो इसे लिख रहे हैं पहले यू वी माइनस एफ यू बराबर माइनस वी एफ और प्लस 2FV। इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास FV। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग जो है UVF से भाग करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? भाग करने पर, तो जब ये है हमारे पास UV बटे UVF माइनस FU भाग UVF बराबर ये FB और UVF। यहाँ पर देखो UV से UV कैंसिल, और यहाँ पर F से F कैंसिल, U से U कैंसिल, यहाँ पर F से F कैंसिल, V से V कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर 1/F माइनस 1/V बराबर 1/U, ठीक। अब ये माइनस में उधर पक्षांतर कर दो, किस में हो जाएगा? प्लस में। तो लिखेंगे हम लोग 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और इन्होंने कहा था यही प्रूफ करके दे दो, यही हम लोगों ने प्रूफ करके दे दिया है, ठीक। ये प्रूफ क्लियर। चलिए अब देखिए आप लोग 5 के इंडियन नंबर देख चुके, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग को सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम, हम लोग जो है इसके प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम की व्याख्या है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों, सेट नंबर 3 में और सेट नंबर 2 में अपवर्तन परावर्तन दोनों नियमों की व्याख्या बता चुके थे आप लोगों को, हैं। इसके बाद देखो इसमें है प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। देखो ये भी जो है सेट 1 में आपको बता चुके हैं, ठीक है। प्रकाश विवर्तन और व्यतिकरण 1, 2 में दोनों बता चुके थे। और इनकी जो निगमन है ना, ये फ्रिंज चौड़ाई, ये सेट हमें लगता है 3 में या 2 में देखो करा चुके हैं, ठीक है। 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई प्रूफ करा चुके हैं, देखो सेट 3 में करा चुके हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रकाश वैद्युत प्रवाह की परिघटना की पुष्टि करती प्रकाश वैद्युत ऊर्जा संबंध आइंस्टीन का समीकरण। देखो इसको भी हम आपको बता चुके हैं सेट नंबर देखो 2 में, वही ई के बराबर एच कोष्टक के अंदर न्यू माइनस न्यू नॉट, या 1/2 MB स्क्वायर कोष्टक के अंदर एच, फिर से एक बार 1/2 MB स्क्वायर एच कोष्टक के अंदर न्यू माइनस न्यू नॉट, ये प्रूफ करा चुके हैं। ये भी देखो सेट 2 में 3 में जो है प्रूफ करा चुके हैं, चेक कर लो आप लोग इसको अभी, ठीक है। इसके बाद देखो 7वें का अथवा जो है
न्यूक्लियन, चलो इसका जो न्यूक्लियन से और इसमें क्वेश्चन जो है, चलो इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, इसमें निगमन है। चलो इतने को स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको निगमन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में का जो अथवा है ना, 7 में अथवा में है कि न्यूक्लियॉन से क्या तात्पर्य है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए, दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये दिखाइए। अच्छा, तो हम लोग कौन सा 7 में का अथवा, हाँ तो उत्तर 7 और अथवा, 7 का अथवा, ठीक। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियॉन से क्या तात्पर्य है, वो ये नाभिक के अंदर जो स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इसके बाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए। द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध, जैसे कोई भी नाभिक हो तो नाभिक का आकार क्या होता है, गोलाकार, ठीक। जैसे ये नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक में कौन है, इस नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वृत्त। और इसका आयतन जब निकालेंगे हम लोग तो गोले का आयतन निकालेंगे, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसकी त्रिज्या हम लोग आर लेते हैं, त्रिज्या क्या लेते हैं हम लोग, अगर आर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन्होंने कहा है कि किस किस में संबंध, कि द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध, द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध। देखो सबसे पहली बात तो है, आपको बता दें कि इसे डाल दो समीकरण 1, ठीक, इसे डाल दो समीकरण 1। अब द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए, इन्होंने ये कहा है। तो आपको बता दें कि नाभिक का जो आकार है उस फार्मूले से लगा देंगे हम लोग। तो नाभिक का आकार अर्थात त्रिज्या वही, तो हम लोग क्या लेते हैं, आर बराबर आर बराबर हम लोग क्या लेते हैं, आर नॉट ए की घात 1/3। एक चीज समझना, यहाँ पर ए जो है, ए क्या है हमारे पास, ये है क्षेत्रफल, ए क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल। अब जो है हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, तो v को तो v लिखेंगे, 4/3 को 4/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे। इस r के जगह ये पूरे मान को लिखेंगे, तो r नॉट a की घात 1/3 पूरे की घात ये 3, तो लिखेंगे v बराबर 4/3 पाई लिखेंगे। फिर r नॉट की घात 3 और a की घात 3 और ये 3 से 3 कैंसिल, तो लिखेंगे v बराबर 4/3 पाई a और r नॉट का क्यूब, ठीक। और जबकि इन्होंने ये कहा है कि द्रव्यमान, अब हमारे पास एक फार्मूला लगा देंगे हम लोग, वही घनत्व वाला, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। घनत्व को लिखेंगे हम लोग रो से और द्रव्यमान को लिखेंगे हमारे पास, अब यहाँ पर समझना, द्रव्यमान स्मॉल m है, बट यहाँ पर जो है हमारे पास नाभिक है और परमाणु है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे जो इसका द्रव्यमान है, टोटल का द्रव्यमान, तो टोटल का जो द्रव्यमान है यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास m बराबर स्मॉल m और कैपिटल A, ठीक। क्षेत्रफल और इस परमाणु का द्रव्यमान, तो हम लोग कहेंगे m और a बटे आयतन, हमारे पास क्या है, आयतन है हमारे पास v, तो रो बराबर m a बटे v का मान क्या है, 4/3 पाई a r नॉट का क्यूब, a से a कैंसिल, इसे उल्टा लिख देंगे, तो रो बराबर 3/4 पाई, ठीक, और r नॉट का क्यूब। अब इन्होंने क्या कहा था, कुछ छोटा क्या हमसे, ये हम छोटा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इनकी भी संबंध दर्शाइए, और नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इन्होंने यही कहा है। चलो
तो फिर एक काम करते हैं, यही करते हैं, नाभिक का जो घनत्व है, अब समझना, इसको ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि यहाँ पर इन्होंने कहा नाभिक का जो घनत्व है, ये तो संबंध निकल आया हमारे पास। और इन्होंने जो कहा है, सुनना, इन्होंने कहा है कि दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। नाभिक का घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग कहेंगे अर्थात ये तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या नहीं है। तो हम लोग कहेंगे अर्थात अतः नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान पर नहीं, द्रव्यमान संख्या पर, हाँ द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान संख्या पर। ठीक है, इनकी टोटल संख्या पर निर्भर नहीं करता ये। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन में है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको बता चुके थे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम तो अपचाई ट्रांसफार्मर, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक सवाल इन्होंने ऐड कर दिया है, चलो सवाल को बताते फिर। तो उत्तर 8, ठीक, उत्तर 8 नंबर में है कि इसी में दो प्रमुख हानियों का उल्लेख भी कीजिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडलियों का फेरों का अनुपात। तो प्राथमिक कुंडली में है फेरो और द्वितीय कुंडली फेरो, तो NP/NS ये 10/1 हो गया, अनुपात को बटे में लिख दो। और प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है, प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है, तो 220 वोल्ट की आपूर्ति है। इसके बाद द्वितीयक 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है, द्वितीयक जो है वो 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। प्राथमिक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, फार्मूला हम लोग लगा देंगे, इन्होंने कहा है प्राथमिक कुंडल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला आप लोग ये लगा दो, NP/NS बराबर EP/ES। ठीक, यहाँ पर NP/NS का मान हमारे पास क्या है, 10/1, EP का मान है 220 और ES का मान है हमारे पास ES। यहाँ इसे ले आओ, तो ES बराबर इससे कैंसिल, तो ES बराबर 22 वोल्ट। अब जो है हम लोग I वाला फार्मूला लगा दो, बट हमारे पास IS भी तो नहीं है, क्या नहीं है, IS नहीं है। तो एक काम करते हैं, IS बराबर हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले I बराबर होता है V/R, वही, तो IS बराबर ES/RS। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे IS बराबर, ES का मान हमारे पास है 22, RS का मान है 220 कैंसिल 1/10। अब लगा दो आप लोग IS वाला फार्मूला। एक चीज यहाँ पर IS से पहले आपको बता दे कि I में मान उल्टा होता है, कैसे थोड़ा समझना। जैसे EP/ES करोगे तो यहाँ पर IS/IP करोगे, ये उल्टा है इसमें। ठीक, ये I में उल्टा है। तो यहाँ पर ES/EP का मान है 10/1, IS का मान है हमारे पास 1/10 और ये IP। ठीक, ये क्या हुआ हमारे पास IP। सही है ना। हाँ, अब इसे इसके गुणा में पहुँचा दो। ठीक, तो या तो फिर IP को यहाँ, इसे यहाँ ले आओ, तो लिखेंगे हम लोग IP बराबर, हम लोग लिखेंगे IP बराबर 1/100, अर्थात हम लोग कहेंगे कि IP बराबर 0.01 एम्पियर। तो IP जो प्राथमिक कुंडली में धारा बहेगी वो क्या है, 0.01 एम्पियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को, नहीं 8 का, अथवा वैद्युत संधारित्र क्या है, वही ये भी बता चुके आपको, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, उसे संधारित्र कहते हैं। और समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक जो है ये भी आपको बता चुके हैं।
ठीक है, समांतर प्लेट, और किन बातों पर निर्भर करता है, तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ये भी फर्स्ट सेट में बता चुके आपको। और इसके बाद 9 नंबर में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको बता चुके हैं। एक सवाल जरूर है इसमें, वो बता देते हैं आपको। तो उत्तर 9, ठीक, उत्तर 9। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो सवाल हम आपको बता चुके हैं वो तो आपको बता चुके हैं, लेकिन आप लोग उसको दोबारा से फिर करोगे, जब आप लोग बार बार करोगे तब आपके एक्सपीरियंस हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे आपके। ठीक है, 9 नंबर में हमारे पास है बी बॉय बराबर 8 इंटू 10 की घात -6 साइन, बी बॉय बराबर 8 इंटू 10 की घात -6 साइन 2 इंटू 10 की घात 11 टी प्लस 300, 11 टी प्लस 300, ठीक, 300 पाई एक्स, ठीक, टेस्ला। तो तरंग की तरंग दैर्घ्य और दोलन वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, तरंग के संचरण की दिशा का उल्लेख भी कीजिए। अच्छा, हम लोग तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करेंगे। नहीं, क्या करेंगे हम लोग, तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा दोलन वैद्युत क्षेत्र का आयाम, दोलन वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग इसको तुलना किससे करेंगे, हम लोग जो है बी बॉय बराबर, ठीक, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे कर लेंगे तुलना। तो वी नॉट बराबर हमारे पास, बी नॉट बराबर ये 8 इंटू 10 की घात -6 टेस्ला, और इसके बाद ओमेगा और टी से 3, तो ओमेगा बराबर हमारे पास 2 इंटू 10 की घात 11 रेडियन, और के का मान है 300 पाई, के बराबर 300 पाई। ठीक, अब इन्होंने कहा लेमडा ज्ञात कीजिए ना, ये तो कहा लेमडा ज्ञात कीजिए, तो लेमडा ज्ञात कर लो। सबसे पहले के का फार्मूला लगा के बराबर 2 पाई बटे लेमडा लगा दो, तो लेमडा बराबर 2 पाई बटे के हो जाएगा, और के का मान है 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल 150, तो चाहो तो भाग कर लो, चाहो तो यही रख लो, तो 1/150 मीटर, ठीक, लेमडा का मान। और क्या ज्ञात करेंगे इसमें से, और ज्ञात करेंगे हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, नहीं हाँ, दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। तो वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे, C बराबर ई नॉट बटे बी नॉट, सी का मान रख लो और अदला बदली कर लो, इन दोनों गुणा में पहुंचा दो, तो ई नॉट बराबर ये दोनों पहुंच जाएंगे गुणा में, और सी का मान है 3 इंटू 10 की घात 8, और बी नॉट का मान है हमारे पास 8 इंटू 10 की घात -6, तो इन दोनों का 8 तरीका 24, तो ई नॉट बराबर 24 इंटू 10 की घात, ये बचेंगे -2, क्या हो जाएंगे -2। ठीक, अब हम लोग जो है समीकरण जो लगाएंगे, क्या कहा था, वैद्युत दोलन का समीकरण ना। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग त्रिविमी जानते हैं ना, त्रिविमी यू, अगर ये हमारे पास बॉय पर है तो फिर ये जेड पर है, तो ये एक्स पर है, तो ई को जेड पर ले लेंगे हम लोग। ठीक, तो ई जेड बराबर, और समझना यहाँ में बड़ी घात है, ये छोटी घात है, घटाएंगे तो +2, इसको 24 तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 2400, ई बराबर ई नॉट, और साइन बाकी ज्यो का त्यों लिखेंगे, 2 इंटू 10 की घात 11 टी प्लस 300 पाई एक्स और न्यूटन प्रति कूलम मात्रक। ठीक है, और ये आंसर फाइनल आंसर। अब देखो 9 का अथवा हमारे पास क्या है, दृष्टिकरण का अर्थ समझाइए, पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ अनेक बनाइए। देखो पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दोनों कंप्लीट करा चुके हैं आप लोगों को इसी सेट में, सेट 1 2 में। देखो आप लोग 1 और 2 में पूर्ण तरंग अर्ध तरंग दोनों कंप्लीट करा चुके हैं, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो आज जो है सेट को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर भी इसी सेट में किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, तो सारे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो वीडियो में जो है हम प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ की भी जरूरत ना पड़े, सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।